इससे पिछला वीडियो में हम लोग जाने थे कि मूल व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, जिसमें हम लोग जाने थे कि मूल व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है और 33 को हम आपको दिखा दिए थे। कवर्ग से लेकर के पवर्ग था और यार अलावा के कुछ भाग उसमें शामिल थे और मूल व्यंजन वर्ण की संख्या 33 थी। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि व्यंजन वर्ण को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो व्यंजन वर्ण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। देख रहे हैं, व्यंजन वर्ण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले जानते हैं स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं। तो कह रहा है जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठों का स्पर्श टकरा करके बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्ग में होता है। कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक टोटल 25 आपका क्या है? स्पर्श व्यंजन है। आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक। क ख ग घ छ छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध और प फ व भ, ये पूरा आपका स्पर्श व्यंजन है। क्योंकि इसको बोलते समय जो हमारा जीभ होता है वो मुख के किसी न किसी भाग से जरूर टकराता है, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। व्यंजन का दूसरा प्रकार अंतःस्थ व्यंजन। तो कह रहा है जिन वर्णों का उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग से स्पर्श नहीं करती है उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी कि वैसा वर्ण जिसको बोलते समय हमारा जो जीभ है शरीर मुख के किसी भाग से नहीं टकराता है उसको कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। जिसमें आपका या र ल व इसका संख्या होता है 4। तो 25 और 4 29। स्पर्श व्यंजन हो गया 25 को और अंतःस्थ व्यंजन हो गया 4 को। 25 और 4 29। हम पढ़े कितना थे कि मूल व्यंजन वर्ण होते हैं 33। अभी तक कितना हम लोग जान रहे हैं? 25। अभी और 4 के बारे में पूछना है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि ला कौन सा व्यंजन है। तो ला अंतःस्थ व्यंजन है। आपको पूछ सकता है ठा का उच्चारण स्थान कौन है। तो ट वर्ग वाला है, तो ठा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। अगर आपसे पूछेगा फा का उच्चारण स्थान क्या है, तो फा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, क्योंकि प फ ब वाला है। यहाँ देखिए बहुत ही काम का चीज है, इससे हमेशा किसी न किसी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको निकल कर आएगा ही। इसलिए इसको देख लीजिए, कंठ से होता है कवर्ग, तालु से होता है चवर्ग वाला छ छ ज झ, टवर्ग होता है मूर्धा से, उसी तरह से दांत से होता है त वाला और पवर्ग होता है आपका होठ से। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या मूल रूप से 25 होती है और इसको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि ये कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक होता है। उसी तरह से अंतःस्थ व्यंजन आपका 4 होता है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 आपको दे देगा कि वह कौन सा व्यंजन है। तो वह जो है अंतःस्थ व्यंजन है। इस भाग में इतना ही तक देखते हैं। आगे हम लोग ऊष्म व्यंजन के बारे में, व्यंजन का अगला प्रकार ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं और ये कौन कौन से हैं और इसकी संख्या कितनी है। उसकी संख्या तो मूल रूप से 4 ही होगी, क्योंकि 25 हो गया आपका स्पर्श व्यंजन और 4 हो गया अंतःस्थ व्यंजन। तो 25 और 4 29 और होता कितना है मूल व्यंजन 33। बचा कितना? 4। तो ऊष्म व्यंजन का संख्या होगा 4। लेकिन कौन कौन, इसको तुरंत देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे पहले हम लोग स्पर्श व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन को पढ़ चुके थे और जाने थे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, वहीं अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। तो 25 और 4 29 और मूल व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। तो अब हम जानेंगे कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन का जो तीसरा प्रकार था ऊष्म व्यंजन, तो कह रहा है ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख में टकराकर ऊष्मा गर्मी पैदा करती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जो वायु है मुख में टकराती है, मुंह में टकराती है और टकरा करके गर्मी पैदा करती है उसको कहते हैं हम लोग ऊष्म व्यंजन। इसकी संख्या होती है 4। कोई आपसे पूछ सकता है कि ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या होती है 4। कौन कौन है? शो, सो, शो, हो, इसको कहते हैं तलावी स, मूर्धन्य स, दंती स। इसको बोलते समय वायु जो है कि मुंह में टकरा रहा है, इसलिए इसका नाम है ऊष्म व्यंजन। व्यंजन मुख्य रूप से 3 ही तरह का होता है।
स्पर्श व्यंजन जिसकी संख्या होती है 25, अंतःस्थ व्यंजन जिसकी संख्या होती है 4, 25 4 29, और ऊष्म व्यंजन जिसकी संख्या होती है 4, 29 और 4 33। लेकिन संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन व्यंजन का ही प्रकार है। द्विगुण व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन भी हम लोग कहते हैं। गहराई के साथ हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही साथ हिंदी व्याकरण की हमें पूरी तरह से जानकारी हो, इसलिए इसको हम लिख रहे हैं, नहीं तो यहां तक हम लोग छोड़ देते हैं। तो समझते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होता है। व्यंजन का ही प्रकार है लेकिन मूल व्यंजन नहीं है। तो कह रहा है दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। परिभाषा कितना आसान है, हम बोले हैं पहले भी, हंसते खेलते हम लोग को आसानी से इसको पढ़ना है, सीरियस होकर के नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारी मातृभाषा है। क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक व्यंजन, दो या दो से अधिक व्यंजन के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए आधा क और आधा स, आधा क और आधा स मिला करके क्या बना रहा है, छ। इस संयोगी छ कहते हैं, ये क्षत्रिय वाला छ है। आधा ज और आधा यो मिल करके बनाता है ज्ञ, ये अगला वाला का अंतिम अक्षर होता है। आधा त और आधा र मिल करके बनाता है त्र, त्रिशूल वाला। आधा तलावी स और आधा र मिल करके बनाता है स्र, स्रा। तो पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। अब पूछेगा कि आधा क और आधा स मिलकर क्या बनाता है, तो 6। उसी तरह से ज्ञ क्या है, तो ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है। साथ ही साथ पूछेगा कि त्र क्या है, तो त्र भी एक संयुक्त व्यंजन है। दे देगा कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, जिसमें से 3 गो रहेगा और 1 नहीं रहेगा। इसको बढ़िया से अक्षर को आप लोग समझते जाइएगा, कंप्लीट करते जाइएगा ताकि आप लोग के ऑब्जेक्टिव ना छूटे। अब चलते हैं द्विगुण व्यंजन। द्वि मीन्स क्या होता है, दो, और गुण मीन्स क्या होता है, गुण। जिसका 2 गुण हो उसे हम लोग कहते हैं द्विगुण व्यंजन। और द्विगुण व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। कह रहा है वे व्यंजन जिनका प्रयोग 2 तरह से किया जाता है, वैसे व्यंजन जिसका प्रयोग 2 तरह से किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए इसमें है रो और ड्रॉ, रो ड्रॉ, इस तरह से कौन है, 2 गुण है। ड इस तरह से होता है, ढा होता है, ये क्या है, ड्रॉ ड्रॉ, तो 2 होता है द्विगुण व्यंजन। देख लीजिए दोनों अक्षर को बढ़िया से। ऑब्जेक्टिव आ सकता है द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। दे देगा कि इनमें से कौन सा द्विगुण व्यंजन है, तो अड़ और ड्र। इसको आप लोग ऑब्जेक्टिव में मारेंगे। इसका कुछ देखिए एग्जाम्पल किए हैं, कि ड है और ये अड़ है। ड डमरू, डलिया, डाली, डालडा। उसी तरह से ड से बना है अकड़, लड़ना, पकड़ना, धाकड़, ढ ढक्कन, ढपली, ढोलक, डाल। र है र पढ़ना, र पढ़ना, कड़ाही, काढ़ा, बढ़ना। तो इस तरह से आपका था व्यंजन का प्रकार। मूल रूप से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कितने व्यंजन है, तो मूल रूप से 3 व्यंजन है। कौन कौन, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4 और ऊष्म व्यंजन की संख्या होती है 4। 25 और 4 29 और 4 33। मूल व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33। संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन भी व्यंजन का ही प्रकार है। अब हम लोग आगे जानेंगे उच्चारण के अनुसार या उच्चारण के आधार पर या श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। उच्चारण के स्थान पर या श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे पहले हम लोग पढ़े थे व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। तो अभी तक हम लोग जाने कि व्यंजन वर्ण को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया था, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या थी 25, स्पर्श व्यंजन की संख्या थी 25, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या थी 4, 25 4 29 और ऊष्म व्यंजन की संख्या थी 4, तो 29 और 4 33। उसी में से आपका संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन भी था।
संयुक्त व्यंजन का संख्या था 4 और द्विगुण व्यंजन का संख्या था 2। वो व्यंजन था लेकिन मूल व्यंजन नहीं था। अब हम लोग जानेंगे उच्चारण के अनुसार या श्वास वायु की मात्रा के आधार पर, उच्चारण के अनुसार या श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे लिख रहा है उच्चारण के अनुसार या श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। उच्चारण के अनुसार या श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। तो सबसे पहले समझते हैं कि अल्प प्राण व्यंजन किसको कहते हैं। तो कह रहा है ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु, कम हवा निकलती है, उसे हम लोग कहते हैं अल्प प्राण। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिनको बोलने में कम जोर देना पड़ता है, वैसा व्यंजन, जिस व्यंजन को बोलने में कम जोर लगाना पड़ता है, कम भार पड़ता है, उसको कहते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण होता कौन कौन है? तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम, वर्ग कितने होते हैं? कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम यानी कि 5 गो, तृतीय यानी 5 5 10 और पंचम 10 और 5 5 10 और 10 और 5 15। प्रत्येक वर्ग का प्रथम का से लेकर के प तक चलेगा तो 5 गो प्रथम, का च ट प इस तरह से चलेगा, क च ट त प 5 गो हो गया। तृतीय तीसरा वाला भी होगा 5 गो और पंचम 5 गो। तो 5 5 10 और 5 15। और अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन कितने थे? 4। तो 15 और 4 कितना हो गया? 19। तो कह सकते हैं कि अल्प प्राण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 19। अल्प प्राण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 19। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग। तो यहां से आ गया 15 गो और अंतःस्थ व्यंजन होता है 4 गो। 15 और 4 19। तो अल्प प्राण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 29। अब समझते हैं महाप्राण। महाप्राण व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, यानी कि जिनको बोलने में अधिक जोर लगाना पड़ता है, अधिक समय लगाना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उसे हम लोग कहते हैं महाप्राण। तो महाप्राण प्रत्येक वर्ग का द्वितीय 5 गो हो जाएगा और चतुर्थ 5 गो, 5 5 10 गो और उसमें व्यंजन पढ़े थे कितना? 4। तो 10 और 4 14। तो इस तरह से 19 गो हो गया अल्प प्राण और 14 गो हो गया महाप्राण। 19 और 14 कितना होता है? जोड़ दीजिए दोनों को, 19 और 14 33। क्योंकि मूल व्यंजन को हम लोग 2 भागों में बांट रहे हैं। याद रखिएगा, गूगल पर गलती बताया है। गूगल पर बता रहा है अल्प प्राण को 20 गो और महाप्राण को 15 गो। तो जानते हैं कितना हो गया? 20 और 15 35। जबकि मूल व्यंजन 33 होता है, तो इसका 35 कैसे आएगा? हम गूगल पर सर्च कर रहे थे तो देखे कि बता रहा है कि अल्प प्राण व्यंजन होते हैं 20 गो, इसको बता रहा है 20 गो और इसको बता रहा है 15 गो। तो 20 और 15 कितना होता है? 35 होता है। जबकि हम लोग मूल व्यंजन वर्ण को बांट रहे हैं और मूल व्यंजन वर्ण कितना होता है? 33। तो इस तरह से गूगल पर गलती बता रहा है, क्योंकि जब 33 को आप बांटिएगा तो कह भी रहा है प्रत्येक वर्ग का प्रथम यानी 5 गो, द्वितीय 5 गो, 5 5 10 गो और पंचम हो गया 5 गो, 10 और 5 15 गो और अंतःस्थ व्यंजन कितना हो गया? 4 गो। 15 और 4 19 गो और यहाँ पर हो गया द्वितीय 10 गो और चतुर्थ 10 गो, 10 10 15 गो और उसमें व्यंजन अभी पढ़े थे कि 4 गो होता है। तो 10 और 4 14, 19 और 14 33। इस तरह से गूगल पर आंसर मत कीजिएगा, गूगल पर गलती आंसर बताया है इसका। अल्प प्राण 19 गो और महाप्राण 14 गो। 19 और 14 33। मूल व्यंजन वर्ण को हम लोग बांट रहे हैं। यहां तक तो हम लोग पढ़े उच्चारण के अनुसार या श्वास वायु की मात्रा के आधार पर। आगे हम लोग जानते हैं कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, जिसमें स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों आएगा। तो मिलते हैं आगे। इससे पहले हम लोग जाने थे अभी तक कि उच्चारण के अनुसार और श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। तो वहां पर हम व्यंजन का प्रकार देखे थे और अब हम जानेंगे कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है घोष वर्ण और दूसरा है अघोष वर्ण।
स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार, जब बोलते हैं तो हमारा मुंह में किस तरह से कंपन होता है, किस तरह से झंकार उत्पन्न होता है, इसके आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, घोष वर्ण और दूसरा है अघोष वर्ण। सबसे पहले समझते हैं कि घोष वर्ण किसे कहते हैं। तो कह रहा है जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, घोष वर्ण। घोष वर्ण होता कौन कौन है, सभी स्वर, कितना आ गया 11 को, प्रत्येक वर्ग का तृतीय 5, चतुर्थ 5, 5 5 10 और पंचम 5 15, 10 और 5 15 को अंतःस्थ वर्ण। तो आप लोग देखे थे कि अंतःस्थ वर्ण कितने होते हैं, 4, और एगो इसमें आता है ह। तो हो गया 11 और 15 26, 26 और 4 30, 30 और 1 31। तो पूछ सकता है कि घोष वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो घोष वर्ण की संख्या 31 होती है। कैसे झंकार उत्पन्न होगा, देखिए बोल करके, प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चलिए तृतीय में क वर्ग में क ख ग को थोड़ा सा बोलिए तो गो गो, गूंज रहा है आवाज इस तरह से। तो याद रखिएगा प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। आप आपसे पूछ सकता है कि त वर्ग में, चलिए त थ द कौन सा वर्ण है, उसमें दे देगा घोष वर्ण अघोष वर्ण, तो उसमें मारिएगा आप लोग क्या, घोष वर्ण। चलिए दे देगा इनमें से कौन सा घोष वर्ण है, अब दे देगा चतुर्थ, तो चलिए क ख ग घ कौन सा वर्ण है, तो घ आपका घोष वर्ण है। तो जिसको बोलने में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है उसे घोष वर्ण कहते हैं। अब समझते हैं अघोष वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती है, यानी कि झंकार जैसा नहीं आवाज निकलता है, उसे हम लोग कहते हैं अघोष वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती है उसे हम लोग कहते हैं अघोष वर्ण। तो अघोष वर्ण होता कौन कौन है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम 5, द्वितीय 5 5 10 और तलावी समूर्धनी सब दंती सा 10 और 3 13। तो कह सकता है कि अघोष वर्ण की संख्या कितनी होती है, 13। आ सकता है ऑब्जेक्टिव, अघोष वर्ण की संख्या कितनी होती है, 13। घोष वर्ण की संख्या कितनी होती है, 31। और इस तरह से आप लोग पहचानिएगा कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण घोष वर्ण और तलावी समूर्धनी सा दंती सा, एक क्या हो गया, घोष वर्ण। इस सब वर्ण को अच्छी तरीका से आप लोग कंप्लीट कीजिएगा ताकि आप लोग से ऑब्जेक्टिव ना छूट पाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इन्हीं सब चीजों से निकल कर आता है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में अधिकतर चीज हमारा समाप्त हो चुका, और इसमें हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे एक और वीडियो के माध्यम से। लिपि क्या होता है, कौन सी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, फिर दाएं से बाएं कौन लिखी जाती है, ऊपर से नीचे कौन सी भाषा लिखी जाती है। इस तरह से कुछ 2-4 मिनट के एक और वीडियो में हम समझेंगे। लेकिन मेरा वर्ण विचार पूरी तरह से खत्म हो गया। एक हम वीडियोज का पार्ट लेकर आएंगे जिसमें आप लोग को रहेगा पूरा ऑब्जेक्टिव, जिससे वर्ण विचार से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, प्रश्न होंगे, उनको उठाया जाएगा ताकि आप लोग को सारी चीजें एक बार पुनः रिमाइंड हो जाए। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।